भाई मॉड्यूल बनाए, कुछ मॉड्यूल बनाए। हाँ, वेव ऑप्टिक्स का बन रहे हैं सवाल। चलो देखो, नया चैप्टर है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण चैप्टर है। अरे कहाँ थे भाई तुम इतने दिनों तक। चल कोई नहीं। टेस्ट वेस्ट दे रहा है कि नहीं कोई? कितने नंबर आ रहे हैं अभी? कितना आया था? टॉपिक सारे पढ़े हुए थे? अब ठीक है। अब अच्छा टेस्ट दे यार, अब तो नंबर आने चाहिए भाई। चलो देखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं? डेफिनेशन तो सब जानते होगे। क्या भाई? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना? आई लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, आई से प्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ये जो करंट होती है, इस करंट का नाम होता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना? इसी में करंट होती है, उसको बोलते हैं एवरेज करंट। तो देखो, एवरेज करंट निकालने के दो तरीके हैं। एक थोड़ा गणित से होके जाता है, जिसमें कहेगा कि आई एवरेज लिखना है तो उसको ऐसे लिखो, आई डी टी अपॉन डी टी। और एक इससे आसान मेथड होता है आई एवरेज, दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसमें थोड़ा गलत होने के चांस कम रहते हैं। ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आ जाता है, थोड़ा घबरा जाते हो तुम लोग, नहीं? ऐसा तो नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बहुत सिंपल सिंपल बात है। अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट हो जाता है मित्र एम्पियर। और क्वांटिटी कैसी हो जाती है? हाँ, वैसे स्केलर क्वांटिटी, टेंसर नहीं है। बकवास बात होती है। ठीक है ना? अरे भाई, स्केलर की स्पेलिंग SCALAR। ठीक है ना? चलो भाई। अच्छा, हाँ भाई, और बताओ। क्वांटिटी हो गया स्केलर, ठीक है ना? डायमेंशन क्या लिखोगे? फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो डायमेंशन क्या रहेगा? डायमेंशन तो ए ही रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? सवाल बहुत सिंपल सिंपल पूछे जाएंगे तुमसे इस पर। क्या आसान सवाल कि तुमसे कहेगा मित्र क्वेश्चन में Q बराबर तुमको दे देगा 3t² माइनस 2t। कहेगा करंट बताओ, ठीक है ना, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। पहला सवाल, करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, क्या करोगे? आई इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? डी क्यू बाई डी टी। तो कितना हो जाएगा ये? 6t माइनस टू, टी की जगह 2 डाल दो, 12 - 2, ये कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। ठीक है ना? अच्छा, तुमसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि फाइंड आई एवरेज फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 या t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तब क्या करिएगा? इंटीग्रेट करेंगे? नहीं, चार्ज दिया हुआ है, इसी में चार्ज की वैल्यू डाल दीजिए, बस खत्म बात। तो आई एवरेज निकालना है, तो ये आपके पास हो जाएगा क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो फाइनल चार्ज यहाँ चार के, यहाँ दो की, यहाँ टी की जगह 4 रख दो। 4 चौको 16, 16 दूना 32, 16 यहाँ 48। 48 माइनस 8 कितना हो गया? 40। ठीक है? और फिर माइनस क्यू इनिशियल कितना? टी की जगह 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 12, 12 में से 4 गया 8, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना? 2। तो 40 में से 8 गया तो 32, 32/2 तो कितना हो गया? 16 एम्पियर। ये इस तरह के सवाल बन जाते हैं, सिंपल सवाल। ठीक है, चलो फटाक से लिख लो इसको। एकदम सस्ता चैप्टर है, एकदम आसान है, इस पूरे चैप्टर में कुछ कठिन है ही नहीं।
आराम से बस पढ़ते चले जाओ। हो गया? सवाल बनाओगे? जल्दी करो जल्दी करो, थोड़ा तेज पेन चलाओ। इतना टाइम मत लगाओ यार, चले आगे बढ़े। ये बताओ, सवाल कह रहा है कि I इक्वल्स टू एल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है ना? अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर इन 15 सेकंड। 15 सेकंड में टोटल कितना चार्ज क्रॉस किया? तो आई बराबर क्या दिया हुआ है बोलो? आई बराबर क्या दिया हुआ है बताओ? अल्फा नॉट की वैल्यू डाल दो डायरेक्टली, कितना? 20 टी प्लस 8 टी स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना? तुमसे क्या पूछा है? क्या तुमसे चार्ज पूछा है? तो चार्ज करंट बराबर क्या, डी क्यू बाई डी टी जानते हो? तो डी क्यू बाई डी टी कितना हो जाएगा? 20 टी प्लस 8 टी स्क्वायर। तो डी क्यू बराबर बोलो 20 टी, बताओ बोल तो लो क्या लिखे हैं, 8 टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्या इंटीग्रेट कर लें इसको? कहां से कहां तक? 0 से लेके क्यू तक, और यहां कहां? 0 से लेके 15 सेकंड तक। क्या सॉल्व कर सकते हो? यहाँ क्यू हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 20 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 8 टी क्यूब बाई 3, और यहाँ क्या? अरे 0 से 15, तो 15 रख दो। तो ये 10 गुणे 15, 15 में 225 होता है ना? अरे क्लियर है? प्लस, हाँ, 11,250 प्लस इधर कितना? 8/3, और 15 गुणे 15 गुणे 15, तो 3 से 3 5 15, तो ये कितना हो गया अपने पास? 2250, 2250 प्लस, प्लस कितना? ये 9,225, 8 × 5 = 40, हाँ 9,000। तो कितना हो गया अपने पास? 11,250 कूलम, 11,250 कूलम। क्लियर? अरे बात समझे? और सवाल देखो, ये बना पाओगे? बना पाओगे? बनाओ, आंसर बताओ इसका। चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन टाइम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड, कितना चार्ज फ्लो करेगा? हाँ, 22 कूलम। निकालो, सबसे निकलना चाहिए भाई आंसर। डी क्यू बाई डी टी बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 5, तो डी क्यू बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 5, और यहाँ पे क्या dt हो जाएगा? इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। डी क्यू का क्यू हो जाएगा यहाँ क्या, 3t³ बाई 3 प्लस 2t² बाई 2 प्लस 5t। लिमिट कहां से कहां तक हो? 0 से लेके 2 तक। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 4 प्लस 10, तो कितना हो गया? 22 कूलम। कठिन तो नहीं है? और आगे देखो, ये सवाल बनाओ, ये अच्छा सवाल है। A non-conducting wire of radius r has charge q distributed uniformly unevenly over it. If it is rotated with an angular velocity of omega, the equivalent current will be. Equivalent current कितना होगा? करंट आएगा कि नहीं, पहले ये सोचो। हाँ,
करंट आएगा कि नहीं? नॉन कंडक्टिंग है तो क्या हो गया? नॉन कंडक्टिंग हो गया तो क्या हो गया? उससे क्या फर्क पड़ता है? चार्ज अगर दौड़ रहा है तो करंट एसोसिएट करेगा। क्लियर है ना? हाँ, अब वो चाहे स्टैटिक चार्ज को आप दौड़ा दो, चाहे डायनेमिक चार्ज दौड़ रहा हो, अगर चार्ज दौड़ रहा है तो वो करंट फ्लो कराएगा। ठीक है ना? नॉन कंडक्टिंग बॉडी लेने का बस इतना सा मतलब है, जैसे मान लो अगर हम तुमसे कहें कि ये हमारे पास वो रिंग था, टोटल चार्ज इसके ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल चार्ज इसके ऊपर क्यों है ना? अब जब आप घुमाए हो ओमेगा से तो सारा चार्ज ओमेगा से घुमा है ना। इवन इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में चारों तरफ गोल गोल घूमता है तो वो करंट एसोसिएट करता है, करेगा ना? तो यहां भी करंट आएगा। तो आई इक्वल्स टू सिंपल क्या भाई साहब? क्यू बाई टी। तो टी कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? आई अरे भाई क्यू तो 2 पाई अपॉन ओमेगा ही तो था ना, टी बराबर। हाँ, समझ गया ना? हाँ, बस खत्म बात। समझ आया? अच्छा देखो, अब होता क्या है कि जैसे हम जितनी कहानी पढ़ रहे हैं, ये तो सिंपल हो गया भैया, फॉर्मूला हो गया। अब देखो, किसी भी वायर में जो करंट फ्लो करता है, उस करंट फ्लो करने का कारण क्या है? किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर कोई करंट दौड़ रहा है तो उस करंट के दौड़ने का कारण क्या है? कि अगर मान लो हम तुमसे कहें कि ये एक वायर है, इसको हमने एक वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो ये वी वोल्ट की बैटरी, समझना बैटरी का काम क्या है। किसी भी बैटरी को अगर आप लगाते हैं, मान लीजिए हम बैटरी पढ़ रहे हैं, 20 वोल्ट की बैटरी लगाएं, तो सिंपल सा मतलब है कि इसके एक एंड पे पोटेंशियल V होगा तो दूसरे एंड पे 0। यहाँ 2V होगा तो यहाँ V, यहाँ -2V होगा तो यहाँ -3V। समझ आया ना? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या आना चाहिए? V। तो जनरली हम यही कैलकुलेशन यूज करते हैं कि एक एंड पे मान लिए V और दूसरे एंड पे क्या मान लिए? 0। ठीक है? तो यहां पर बच्चा बैटरी का वोल्टेज हो गया V और यहां पर वोल्टेज कितना हो गया? 0। तो यहां पर भी कितना हो जाएगा? V और यहां पर भी कितना हो जाएगा? V 0। तो समझने वाली बात यह है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, फिर भी करंट फ्लो करता है। क्यों? आप कह रहे हैं ना भैया करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ना, और कहते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के जाती है और ऐसे आती है। तो हम कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, फिर भी करंट दौड़ रही है। कैसे? बताइए। उससे क्या हो गया भाई? वायर एक हो गया तो क्या हो गया? किसी भी वायर में करंट दौड़ रही है ना, तो जब आप वायर में कनेक्टिंग वायर मान रहे हैं तो यहाँ पे वी लिख रहे हैं, यहाँ पे वी लिख रहे हैं, फिर भी आप करंट दौड़ा दे रहे हैं। कैसे दौड़ा दे रहे हैं? बताइए। बहुत सिंपल लॉजिक है यार, सोचो। बोलो बोलो बोलो। हाँ, हम कह रहे हैं तुम ए और बी पॉइंट जहां हम दोनों जगह वी लिखे हैं उसकी बात करो बस अभी फिलहाल। उन दोनों पे पोटेंशियल सेम है, फिर भी तुम कह रहे हो कि करंट दौड़ती है। हम कह रहे हैं कैसे? क्योंकि हम जानते हैं करंट फ्लोज फ्रॉम चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है ना? यहां करंट कैसे दौड़ रही है? इस हिस्से का नाम होता है बेटा जी कनेक्टिंग वायर। क्या नाम होता है? कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर का जो आइडियल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया? आई आर। आर कितना हो गया? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। अरे क्लियर है ना? करंट थोड़ी 0 हो गई, करंट तो है ना। हमारा क्या 0 हुआ है? आर। अभी ओम्स लॉ पढ़ेंगे और पढ़ा भी होगा 9वीं 10वीं क्लास में। V इक्वल्स टू आई आर नाम का एक फॉर्मूला होता है। तो अगर हम आर की जगह 0 डाल दें, आर की जगह कितना डाल दें? 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। क्या करंट 0 हुई है? करंट 0 नहीं हुआ दीदी, टाइम से आया करो थोड़ा। ठीक है भाई, समझ गया ना? क्या 0 होता है? पोटेंशियल। आर 0 है इन कनेक्टिंग वायर। क्या है? आर जो है वो कितना है? 0 है। देयरफॉर डेल्टा वी क्या है? 0 है। करंट 0 नहीं है। करंट क्या है? नॉन जीरो। करंट कुछ भी हो सकता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो यहाँ करंट इस वजह से दौड़ रही है क्योंकि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 0। समझे कि नहीं? ये बहुत छोटे छोटे असर्शन रीजन होते हैं। अभी एनसीईआरटी जब उठा के कभी पढ़ोगे, इस चैप्टर की एनसीईआरटी सबको एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है,
एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो जरूर लगाने हैं, हाँ सॉल्व करने हैं उसको, मतलब उसमें बहुत सारे थियोरेटिकल है, मेरे इसमें है भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं भी जितने जरूरत के हैं, भी कराऊंगा आगे, बहुत धाकड़ है। तो आर इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, करंट इज नॉन जीरो। अब सोचो होता क्या है कि करंट दौड़ती कैसे है। ये कंडक्टर है तो इसमें खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे है ना, है ना, तो बोल लिया करो यार, क्लियर। कोई भी पार्टिकल अगर दौड़ रहा है ना तो वो हमेशा ऐसे दौड़ना चाहेगा कि वो लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाए, ठीक है ना। तो जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी। क्या फॉर्मूला होता है? क्यू इंटू वी। तो यहाँ पे चार्ज है माइनस ई और वोल्टेज कितना है? जीरो, तो एनर्जी कितना हो गया? जीरो। और यहाँ पर एनर्जी हो गया माइनस ईवी, हो गया ना। कहाँ एनर्जी ज्यादा है, ए पर कि बी पर? बोलो एनर्जी कहाँ ज्यादा है, ए पर कि बी पर? बी पर ज्यादा है, हाँ बी पे जीरो है और यहाँ कितना है? माइनस ईवी। तो क्या जैसे ही बैटरी कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रॉन्स इधर दौड़ जाएंगे? दौड़ेंगे ना। तो हम कहते हैं कि करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती है, ठीक। हाँ, जो करंट है, जो कंडक्टर, जो कंडक्शन की वजह से करंट आ रही है, जो इस इलेक्ट्रॉन के दौड़ने की वजह से करंट आ रही है, वो किधर से किधर जा रही है? ए से लेकर बी। जनरली ऐसा इस वजह से कहते हैं क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसमें क्या है कि यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कैलकुलेशन करना आसान होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन के। तो हम मान लेते हैं कि करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रही है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ा जाए, यहां तक कहानी क्लियर है? ठीक, बढ़िया है भाई साहब। चलिए सुनिए, तो हुआ क्या, अब कहा गया कि भाई साहब अगर मान लीजिए आप एक वायर ले लेते हैं ऐसे, और आप कह रहे हैं कि इस वायर में कोई करंट दौड़ रही है, तो क्या हो रहा है? अगर मान लीजिए ये आपके पास एक वायर है तो इसमें क्या करंट थ्रू आउट वायर ऐसे दौड़ रही होगी? अरे दौड़ रही होगी ना। सोच, अगर हम कहें कि ये सेगमेंट है जिसमें से करंट पास कर रही है और इसका एरिया ए है, कितना एरिया है? ए। और जो करंट पास कर रही है वो कितनी है? आई। कितनी है? आई। तो जनरली क्या होता है ना कि जब भी ऐसी कोई कैलकुलेशन आती है तो हम यूनिटरी मेथड प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रेडियस बड़ा हो जाएगा, दो तो दो गुना हो जाएगा, तीन गुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, तो हमको पता होना चाहिए कि किसी वायर की करंट डेंसिटी कितनी है, तो उससे उसमें कितनी करंट दौड़ रही है ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट डेंसिटी एक यूनिटरी मेथड कैलकुलेशन बनाया गया जे, जिसको लिखा गया आई बाई, क्या लिखा गया? जे बराबर आई बाई ए। अब करंट डेंसिटी को कहा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो कहा कि इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, ये कैसी क्वांटिटी है? करंट स्केलर, एरिया वेक्टर है। करंट स्केलर है और एरिया क्या है? वेक्टर है। क्लियर है ना। तो हमने कहा कि एक ऐसा काम होता है जिसमें रिजल्ट, एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसमें रिजल्ट जो होता है वो स्केलर हो जाता है अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें। क्या होता है? दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट स्केलर कब मिलता है? डॉट प्रोडक्ट में। तो कहा कि जो आई है ना, इसकी चाहत के लिए हम करंट डेंसिटी यूज कर रहे हैं। तो आई जो होगा वो बराबर होगा जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। आई किसके बराबर होगा? जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। और फर्दर इसको ऐसे लिखा गया आई बराबर जे वेक्टर डॉट डी ए, डॉट हटा दिया गया, जे से भी वेक्टर हटा के ऐसे लिखा गया जे डी ए कॉस थीटा, जे डी ए कॉस थीटा। क्लैरिटी है ना। डीए कॉस थीटा वो एरिया है जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर है ना। अब सोचिए, अगर हम कहें कि ये एरिया 2 मीटर स्क्वायर है या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, करंट है 2 एम्पियर, हम आपसे कहे कि बताइए करंट डेंसिटी कितना होगा, तो क्या निकालेंगे आप? जे बराबर क्या निकालेंगे भैया? जे बराबर आई बाई ए। आई कितना? आई कितना? 2। और एरिया कितना? 10। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो 10 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखोगे? -4 मीटर स्क्वायर, ये एम्पियर हो गया। तो जे बराबर क्या हो गया बोलो? क्या यहाँ 2 से कट जाएगा? 2 × 5 = 10। और यहाँ कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 4, मतलब क्या? 10,000। 10,000/5 तो कितना हो जाएगा? क्या 2,000 हो जाएगा? तो जे बराबर आ गया अपने पास क्या? 2,000 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आसान बात है, सब कर पाते हैं इसमें, ठीक है ना। इसी से एक अच्छा सवाल बन जाता है कि आपसे कहेगा
आपसे क्या कहेगा कि आपके पास एक वायर है, अब फालतू के सवाल बनाने का मतलब तरीका है बस, एक कुछ खास बात है नहीं, कि ये आपके पास वायर है, ठीक है ना, इसमें आपको जे दे रखा है, आई दे रखा है, आई दे रखा है आपको 2 एम्पियर, और कह रहा है इसका रेडियस है ना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वाला एंगल है 53 डिग्री। कितना एंगल है भाई साहब? 53 डिग्री। आपसे पूछा कि बताइए करंट डेंसिटी क्या होगा, जे बराबर क्या लिखेगा, क्या लिखेगा बताइए? जे बराबर, क्या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लगाने आता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लगाने आता है? लगाने आता है ना? देखो कैसा होगा, एरिया के परपेंडिकुलर जाएगा, जाएगा ना, सोच लो, जाएगा ना। हाँ, ये एन कैप होगा, और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन जिधर करंट होगी क्या उधर ही होगा, करंट के डायरेक्शन के दौड़ने में ही होता है करंट डेंसिटी का डायरेक्शन, उसी के लिए यूज किया जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे कर सकते हैं? ये 53 है, तो ये कितना होगा, ये कितना, ये वाला एंगल, ये भी 37 ना, अल्टरनेट है ना, ये कितना 53, तो ये कितना 37, समझे कि नहीं? तो क्या लिखेगा जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा। तो आई कितना, आई कितना 2, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर डाल देंगे, क्या रेडियस पता है, और कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, कॉस 37। ये आपके पास जे होगा, समझ भाई? तो एक सवाल बनाओगे, मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ये एक वायर है, ये एरिया वेक्टर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। कितना एंगल दे रखा है? 30 डिग्री। और करंट इसमें दौड़ रही है, इस वायर में टोटल करंट दौड़ रही है 5 एम्पियर, मान लो, चलो 4 एम्पियर कर लो। बताओ कितना करंट डेंसिटी होगा जे, सब दिया हुआ है, जे बताओ कितना होगा, सोच समझ के आंसर करना। जे बराबर क्या लिखोगे? क्या एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर खींच पाओगे ना? सारा गेम बस वहीं तक का है, और कुछ है नहीं भाई। इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर खींच लो एन कैप, और ये तुम्हारे पास करंट हो गया। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री होगा, सोच लो। ये 30 है ना, बताओ यहाँ कितना होगा, सोचो सोचो सोचो। ये 30 है तो क्या ये 30 होगा? अरे होगा ना। तो क्या ये 60 होगा? तो क्या ये 30 होगा? अरे होगा, नहीं आया। ये 30 है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला? कैसी बातें करते हो यार तुम लोग यार, ऐसे खच्चरों की तरह से पढ़ोगे वे। ये 30 है तो ये कितना हुआ 60, तो ये कितना हुआ, सॉरी ये 30, ये 30 तो ये कितना 30, तो ये कितना 60, तो ये कितना 30। तो जे बराबर कितना, आई बाई ए कॉस थीटा। पता नहीं क्या करते रहते हो यार। आई का वैल्यू है 4, एरिया का वैल्यू है 4, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2। क्लियर है ना, 4 से 4 कट जाए, कितना हो जाएगा 2/√3 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारे पास जे आ गया। क्या चीज? अरे गधा हो क्या, हम ये एरिया नहीं दिए हैं, हम क्रॉस सेक्शन वाला ही एरिया दिए हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ी दिए हैं, बड़ा वाला एरिया ही दिए हैं, समझे ना? हाँ, आया समझ, आया समझ आया? पक्का? थोड़ा और बदलें सवाल? चलिए ये देखिए, आपसे सवाल कहा कि एक आपके पास, सुनते रहिएगा, छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे, कि एक आपके पास ऐसे सिलेंड्रिकल वायर है, देखो एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, समझना बहुत छोटा सा सवाल है, बट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कहा कि जो इसकी करंट डेंसिटी दे रखी है ना, वो दे रखी है
सी आर, कितना दे रखी है, सी आर, वेयर सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड कांस्टेंट। क्या है भैया, सी जो है वो 0 भी नहीं है और कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसका रेडियस है कैपिटल आर, क्या रेडियस है, कैपिटल आर का। इसमें बताओ करंट कितना दौड़ रहा होगा, करंट डेंसिटी दे दिया है, करंट पूछा है, आई पूछा है, कैसे निकालोगे आई बराबर, आई बराबर कैसे निकालोगे, तुमसे आई पूछा है, कैसे निकालोगे। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर कितना, अब देखो वेक्टर फॉर्म चलेगा, अब क्या पढ़ते हो, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर पढ़ते हो ना। अब सवाल यही अच्छा बनेगा, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी आर, डी ए क्या लिखोगे, सच 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 सच, डी ए क्या लिखोगे, डी ए क्या होता है, स्मॉल एलिमेंट ना, स्मॉल एलिमेंट ना। तो क्या करोगे, यहां जाकर इसमें आर पे जाके एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट मानोगे, कितने का, कितने थिकनेस का, डी आर थिकनेस का। अरे क्लियर है ना। तो इसका एरिया कितना होगा, इस स्ट्रिप का एरिया, इसकी थिकनेस है डी आर, थिकनेस कितनी है डी आर। सोचो इस स्ट्रिप को ऐसे बीच में से काट के मैं पूरा ओपन कर दूं, तो क्या ऐसे, अब रुक तो, आर माइनस आर पता नहीं क्या कर रहा, ये देखो ये क्या पूरा सीधा ओपन हो जाएगा। इसका लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर, लेंथ कितना होगा 2 पाई आर, और थिकनेस कितना है इसका, डी आर। तो एरिया पूरा कितना बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना 2 पाई आर और थिकनेस कितना है डी आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ए बराबर 2 पाई आर इंटू डी आर। नहीं आया, आया भाई। अब यहां से क्या करोगे, 2 पाई सी कांस्टेंट था बाहर कर लिए, और यहाँ क्या हो गया आर स्क्वायर डी आर, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई सी r³ बाई 3। क्या ये तुम्हारे पास करंट आ जाएगा, दिस वन विल बी द टोटल करंट, 2 पाई सी इंटू r³ बाई 3। समझ आएगा r³ बाई 3 कैसे लिखें, लिमिट लगाए हैं, सोचो इंटीग्रेट करो तो क्या लिखोगे इसको, बोलो 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 क्या लिखोगे, 2 पाई सी और ये क्या होगा r³बाई 3, लिमिट 0 से लेके r तक, तो क्या हो जाएगा 2 पाई सी r³ 3 बाई 3, ये तुम्हारे पास करंट आ जाएगा। एक सवाल और दे दूं, बनाओगे, ये सब मैग्नेटिक फील्ड में काम आएगा एज इट इज, ठीक है ना। और एक सवाल बनाओ, चलो लो। यहाँ पे देखो तुमको जे दिया हुआ है, जे नॉट, जे बराबर दिया हुआ है जे नॉट आर ई आर, जे नॉट आर स्क्वायर लिख लो। और हम कह रहे हैं ना, ध्यान देना, हम कह रहे हैं कि पाइप हमारी ऐसी है, कठिन सवाल नहीं है, एकदम आसान, एकदम सस्ता, टाइम पास, थोड़ा ध्यान दोगे तो आराम से समझ आएगा। अंदर वाला रेडियस आर है, बाहर वाला रेडियस कैपिटल आर है, और जो करंट है वो तुम्हारी बस इसी रीजन में है। अंदर बाहर वाला 2 आर है, ये 2 आर है, कहां से कटा हुआ है, थोड़ा सा छोटा हुआ। ठीक है ना, समझ पाए, कुछ करना नहीं है, बस लिमिट कहां से कहां लगेगी, एलिमेंट टू एलिमेंट जैसे माने हो वैसे, जैसे यहाँ 0 से आर लिखे हो ना, वैसे यहाँ पे आर से क्या लिखोगे 2 आर। तो करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। यही एक पैटर्न है जो तुमको आना चाहिए करंट डेंसिटी से।
याद कर लो, याद कर लो, ये फॉर्मेट याद कर लो कि डीए को 2 पाई आर डी आर लिखेंगे। डीए को क्या लिखेंगे? 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर, रट लो। कुछ नहीं करा, जे की जगह क्या डाल दिया? J0 r², ठीक है ना, ये तो दिया हुआ है। और एरिया की जगह क्या लिख दिया? 2 पाई आर डी आर, इंटीग्रेट कर दिया, बस खत्म। ठीक है ना, यही पैटर्न ही है और कुछ है ही नहीं। और कुछ भी नहीं पूछ सकता तुमसे इसमें, कोई वेरिएशन नहीं करेगा। वो भी ये तब पूछेगा जब पेपर बहुत अच्छा बनाना होगा। हाँ, इसी की एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो तुमको मैग्नेटिज्म वाले में देखने को मिल जाती है। तो पहली बार देखोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा कि अचानक से ये कैसे आ गया। तो यहां से पढ़े रहोगे तो वहां थोड़ा रिलेटेबल लगेगा। वैसे इसमें कोई खास बात नहीं। बात समझ रहे हैं ना? खाली हमको ये समझना है कि हम जो एलिमेंट मानेंगे उसका एरिया क्या लिखेंगे। तो याद रख लो कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसके क्रॉस सेक्शन पे कोई एलिमेंट मानना होगा तो उस एलिमेंट का एरिया कितना होगा? 2 पाई आर डी आर। क्या होगा? 2 पाई आर डी आर। सिंपल। यहां तक कहानी समझ आई? पक्का? अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले हिस्से पर, जिसका नाम है क्या भाई साहब? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये वो जगह है जहां से हम एंटर करेंगे कि बेसिकली करंट के दौड़ने के पीछे का कारण क्या है, करंट दौड़ती कैसे। ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं। अरे ये तो क्लियर है ना कि इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं। उसी इलेक्ट्रॉन के दौड़ने की ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर हम यहाँ पे एक की लगा दें और की को हम ओपन रखें, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रुके हुए हैं कि दौड़ रहे हैं? मान लो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रुके रहेंगे कि दौड़ रहे होंगे? दौड़ रहे होंगे, लेकिन कोई करंट दौड़ नहीं रही। कोई करंट दौड़ रही होगी? नहीं। क्लियर है ना, ये दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या हो क्या रहा है कि जब की ओपन है ना, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के ऐसे पोजीशन मार्क करें तो ये ऐसे गोल घूम के यहीं वापस आ जा रहा है, जिगजैग पाथ पे गोल घूम के वहीं वापस आ जा रहा है, अपनी जगह से कहीं हिल डुल नहीं रहा। तो हम ये कहते हैं कि व्हेन द की इज ओपन, व्हेन द की इज ओपन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ, एवरेज velocity of all the electrons, all the electrons is कितना है? 0। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 0। अगर हम कह रहे हैं n इलेक्ट्रॉन्स है, सबकी इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 un है, तो जो u एवरेज लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन un डिवाइडेड बाई n, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। लिखा जाएगा? लिखा जाएगा भाई साहब। अब देखिए हुआ क्या सिचुएशन, अगली सिचुएशन में क्या हुआ कि हमने कहा कि भैया अब एक काम करो, अब एक काम करो, स्विच को क्लोज कर दो। तो जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया तो देखा कि इसके अंदर एक करंट दौड़ गई। क्या दौड़ गई भाई साहब? करंट। सोचो, जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो हुआ क्या? अब क्या इलेक्ट्रॉन सीधा भाग जाएगा? सोचो, अभी भी इलेक्ट्रॉन जिगजैग करेगा, लेकिन अब वो थोड़ा आगे खिसक जाएगा, ड्रिफ्ट कर जाएगा। जब अगली बार ये वापस अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा तो वहां से थोड़ा आगे खिसक जाएगा, ड्रिफ्ट कर जाता है। इधर ही ड्रिफ्ट क्यों किया? क्योंकि यहां पर एनर्जी कितनी है? माइनस ईवी, और यहां पे एनर्जी कितनी है? 0। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बहने की कोशिश करेगा? हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी। अब सोचो, ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया है तो क्या एस्लरेट हुआ है? एस्लरेट हुआ है तो फोर्स लगा है, और फोर्स कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कौन लगा सकता है? इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकती है। मतलब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाया, F इक्वल्स टू कितना? Q इंटू ई, या F इक्वल्स टू E इंटू ई। इतना फोर्स लगाया, लगाया ना? पक्का। और नेट फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सलरेशन के। अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखें तो क्या लिखेंगे? और यहाँ पे क्या माइनस साइन आ जाएगा? क्यों माइनस साइन आएगा वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है और इलेक्ट्रॉन इधर एक्सलरेट हुआ है ना, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। क्लियर है ना? लेकिन हमको वेक्टर फॉर्म से कोई लेना देना फिलहाल नहीं, हम सिंपल अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन बराबर क्या लिख लें? एक्सलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ई बाई एम। क्या यही एक्सलरेशन हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर है? हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर है कि अलग अलग है? सोच लो, क्या हर एक इलेक्ट्रॉन को सेम एक्सलरेशन मिल रहा है या ये एवरेज एक्सलरेशन है? सोचो, ये छोटी छोटी चीजें जहां हमको दिमाग लगाना है। ये जो एक्सलरेशन हम लिख रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन पर लिखे हैं
या इतना ही एक्सलरेशन सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को बराबर एक्सलरेशन, सारे को एक्सलरेशन बराबर मिलेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं सबको एक्सलरेशन जो है वो बराबर मिलेगा। अच्छा, तो दिक्कत क्या होगी? पहला वाला यहां ड्रिफ्ट किया, दूसरा वाला थोड़ा और आगे करेगा, तीसरा वाला थोड़ा और आगे करेगा, ड्रिफ्ट करेंगे ना। तो होता क्या है, ड्रिफ्टिंग का बेसिक सीन क्या है कि जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, ठीक है ना, मैं करंट आगे बहा के ले जा रहा हूं। तो कैसे लेके जा रहा हूं कि मैं रेस्ट स्टेट में था, अचानक से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उसने मुझे एक्सलरेट किया, तो मैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने की कोशिश किया, लेकिन मैं पड़ोसी वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा गया क्योंकि क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। तो जब मैं टकराऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी एनर्जी क्या उसको दूंगा, अपनी एनर्जी उसको दूंगा, फिर वो एनर्जी आगे लेके जाएगा, फिर वो एनर्जी आगे लेकर जाएगा। क्लैरिटी है ना? ऐसे एनर्जी ट्रेवल कर रही है। कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा है क्योंकि क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। तो हो क्या रहा है, कोलिजन। हो क्या रहा है, कोलिजन। ड्रिफ्टिंग कहां से हुई? जैसे मैं एक, मान लो कि मैं एक सोर्स इलेक्ट्रॉन था, मैं, मुझे डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सलरेट किया, कितने एक्सलरेशन से, E/m से। तो मैं क्या हुआ, आगे भागा, और क्या हुआ, एक से टकराया। अब उसी की कहानी पे पूरी चीजें, सारी चीजें डिपेंड है कि जिस इलेक्ट्रॉन से मैं टकराया, मैंने क्या किया, अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दी, फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उस एनर्जी को आगे लेकर जा रहा है, क्या वायर के दूसरे एंड तक या जस्ट बगल वाले इलेक्ट्रॉन को, जस्ट बगल वाले इलेक्ट्रॉन को। तो हो क्या रहा है, उसमें कुछ टाइम लग रहा है, उसने मेरे से एनर्जी ली और सामने वाले को एनर्जी दी। मुझसे एनर्जी किस मेथड से लिया, कोलिजन से, और सामने दिया किससे, कोलिजन से। क्लियर है ना? तो उस जो बीच का समय लगा जिसमें वो ड्रिफ्ट हुआ है, उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। हाँ, तो यहां एक टर्म निकल के आता है, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट किया जाता है टाउ से। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। और इसको बोलते हैं कि ये है क्या, ये है क्या बच्चा, टाइम इंटरवल बिटवीन, बिटवीन, बोलो बोलो बोलो, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ। अब ये बताओ कि सारी के सारे इलेक्ट्रॉन क्या, जो जो उनका टाइम ऑफ कोलिजन है, जो रिलैक्सेशन टाइम है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेम होगा या सबका अलग अलग? रिलैक्सेशन टाइम क्या सबका सेम होना चाहिए या अलग अलग भी हो सकते हैं? सोचो, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम सबका सेम होना चाहिए या अलग अलग भी हो सकता है? सबका अलग अलग होता है। एवरेज एक्सलरेशन सबका सेम है ना, एक्सलरेशन तो, एक्सलरेशन सबको क्या मिला, E/m। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि एक इलेक्ट्रॉन, क्राउडिंग बहुत ज्यादा है ना, तो ऐसा तो जरूरी तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर तुरंत टकरा गया तो दूसरा वाला भी उतने ही टाइम में टकराए, तीसरा वाला भी उतने टाइम में टकराए। किसी का ड्रिफ्ट ज्यादा होगा, किसी का ड्रिफ्ट कम होगा। अरे क्लियर है ना? तो हर इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होगा। ठीक, तो हम जब देखेंगे भाई एक्सलरेट कर दिए टी टाइम से, तो ये बताओ, अगर हम कह रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, कितनी थी, और ये ही इलेक्ट्रॉन जब यहां पर कहीं पहुंचा है, इस जगह पर है, और जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इसकी रफ्तार हो गई v1। कितनी हो गई, v1। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पढ़े, अरे पढ़े हो ना? तो v1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u1 प्लस ए इंटू टाउ वन हो जाएगा। ऐसे v2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, u2 प्लस ए इंटू टाउ टू, सो ऑन vn लिखोगे तो क्या लिखोगे, un प्लस ए इंटू टाउ। हम कह रहे हैं सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, क्या मिलेगा, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn, और यहां कितना, u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un प्लस a, और यहां क्या, टाउ वन, बोलो, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ एन। हम कह रहे हैं सबको n से डिवाइड कर दो, ऐसे n से डिवाइड कर दो। देखो समझ आए कि नहीं? तो ये जो फाइनल वेलोसिटीज है ना, इन सब का जो एवरेज होता है, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। v एवरेज इक्वल्स टू क्या कहलाता है, vd। और इन सब का एवरेज किसके बराबर है, सोचो, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un डिवाइड बाई n किसके बराबर है, जीरो के, क्योंकि इनिशियली एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इनिशियली एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू क्या टाउ एवरेज लिख सकते हैं, a इंटू टाउ एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम।
तो वीडी बराबर, बोलो एक्सलरेशन का वैल्यू कितना है, ई बाई एम इंटू टाउ एवरेज, और टाउ एवरेज को वैसे टाउ लिख लिया जाएगा। अरे क्लियर है ना? ये आपके पास हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी इक्वल्स टू ई बाई एम इंटू टाउ, ई बाई एम इंटू टाउ। अरे क्लियर है क्या? इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो यहाँ माइनस साइन लगा दिया जाता है, वो क्या, माइनस ऑफ ई बाई एम इंटू टाउ। और ये बस इतनी सी बात दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। अरे क्लैरिटी है? चलो नोट करो। क्या क्या कह रहे हो? ये वाला? हाँ इधर क्या, सबको जोड़ दिए तो v1 प्लस वी टू प्लस डॉट 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 वी एन। अब सब में n डिवाइड कर दिए तो इसी को बोलते हैं एवरेज। सबको जोड़ के n से डिवाइड कर दोगे वही तो एवरेज होगा। तो एवरेज ही क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना? हो गया? हो गया भाई? तो जल्दी जल्दी पेन चलाओ। बढ़ाए भाई, मतलब आगे बढ़े। हाँ, यहाँ पे की क्लोज रहता तो यही हो तो हुआ। कंडीशन वन जब की ओपन है, कंडीशन टू जब की क्लोज है, इसी का तो कंडीशन है ना ये। हाँ, अरे भाई काहे जीरो रहेगा, क्या बात करते हो यार। ये की ओपन की सिचुएशन थी और ये व्हेन द की इज क्लोज्ड। सेम वही वायर है, बस की क्लोज कर दिए। की ओपन रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी जीरो रहेगी, की क्लोज रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी। क्लियर है ना? जब ऐसे की के बीच में बिंदी लग जाती है ना तो उसका मतलब क्लोज्ड है। ठीक है, पूछे हो, चले आगे बढ़ा रहे हैं।
यहां तक कहानी ठीक है? चलो अब देखो कुछ अभी थ्योरेटिकल बातें भी करेंगे इसमें। तो ये बताओ वीडी इक्वल्स टू क्या पढ़ लिए? वीडी इक्वल्स टू क्या पढ़ लिए बताओ? ई बाई एम इंटू टाउ। कौन सी चीज क्या है, ये बात समझ आ रही? वीडी को क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द की इज क्लोज्ड। ठीक है ना? ये हो गया। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैट्स का फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि यहां पर बैटरी का वोल्टेज V है, यहां पर बैटरी का वोल्टेज 0, लेंथ कितना है L। तो क्या इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आई है? E आई है ना। तो E का फॉर्मूला होता है V बाई एल। क्या होता है बच्चा? V बाई एल। और बात करेंगे इस पर आगे चल के। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? V बाई एल। तो VD बराबर क्या लिखोगे बोलो? E की जगह क्या लिख सकते हो? V बाई एम एल इंटू टा। V बाई एम एल इंटू टा। मतलब सिंपल सी बात है कि अब तुम ये बताओ कि अगर मान लो हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें? बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी? अरे बढ़ जाएगी यार। बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो वीडी बढ़ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा कि घटेगा? रिलैक्सेशन टाइम क्या है? द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। क्या आप जल्दी जल्दी टकराएंगे? मतलब जो समय लगा है वो कम लगेगा, तो टाउ जो है वो घट जाएगा। टाउ घट जाएगा तो वीडी वीडी बढ़ जाएगा, वीडी घट जाएगा। ये हमसे गलत फहमी हो जाती है कई बार। हम सोचते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, तो जो एवरेज ड्रिफ्ट है वो तो बढ़ गया होगा, लेकिन वो बढ़ता नहीं है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ा है तो क्या घटा है? टाइम बढ़ा है तो क्या घटा है? टाउ। अरे सॉरी, टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या घटा है? टाउ। टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या घटा है? टाउ। टाउ घटा है तो वीडी भी घटेगा। अरे क्लियर है ना? तो कभी ऐसे नहीं सोचना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर जल्दी जल्दी भागेंगे तो वीडी बढ़ जाएगा। नहीं, जल्दी जल्दी भाग ही नहीं पाते वो बेचारे। वीडी क्या है? एवरेज वेलोसिटी ना। जैसे उनको रफ्तार मिलती है, खट से टकरा जाते हैं, तो उनकी जो नेट एवरेज वेलोसिटी होती है वो घट जाती है, इसी वजह से करंट कम हो जाती है। अब यहां पर एक और सवाल पैदा होता है। क्या सवाल पैदा होता है? कि इफ द करंट फ्लोज ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन how can it travel with very fast speed? टकराना, कोलिजन, ये तो एक मैकेनिकल फिनोमेना है। मैकेनिकल फिनोमेना है ना। लाइट दौड़ती है कितनी रफ्तार से? 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड से। इलेक्ट्रिक करंट भी इसी रफ्तार से दौड़ती है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। जैसे आप स्विच ऑन करोगे तुरंत आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्या वहां के सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर पाए हैं? नहीं। तो फिर हुआ क्या? इतनी तेज कैसे दौड़ गई? भाई तुम कह रहे हो ना कि ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है तभी तो करंट दौड़ा रहा है, दौड़ा रहा है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ड्रिफ्टिंग एक मैकेनिकल फिनोमेना है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो इतनी रफ्तार से कभी नहीं जा सकता कि अगर उसको करंट लेके जानी हो तो 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड से ले जा पाए। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इसी रफ्तार से दौड़ रही है, किसके कारण? बोलो बोलो बोलो। कैसे, ये कैसे संभव है कि मैं तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट किया हूं, लेकिन मेरे से जो करंट एसोसिएट हुई वो दौड़ रही है कितने से? विद द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। हाउ इज दैट पॉसिबल? बोलो बोलो बोलो। अरे भाई मान लो वायर में करंट दौड़ा, कैसे दौड़ा? मुझे एनर्जी मिली, मैं टकराया, आगे वाले को टकराया, आगे वाले को टकराया, आगे वाले को टकराया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, कर रही है ना। तो ये टकरा के जाना ये कोई हल्की बात थोड़ी। तुम कितना भी तेज टकराओगे तब भी इतना थोड़ी होगा कि तुम पावर हाउस यहाँ से 10,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर दूर है, वहां से स्विच ऑन किया और तुरंत तुम्हारे घर में सप्लाई आ गई। हाँ, क्या चीज? थर्मल एनर्जी?
बैठ का डेढ़, थर्मल एनर्जी इतना तेज भाग जाएगी? थर्मल एनर्जी तो डिसिपेट हो जाती है ना हीट के फॉर्म में, उस वो तो किसी काम की नहीं है हमारे। बोलो कैसे 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 कैसे? हाँ बताओ। ये सब तुम लोग आंखों के सामने निकला नहीं है अभी। 3-3 ड्रॉप 4-4 ड्रॉप ले ले बैठे हो बुढ़ऊ। हैं? पहली बार देखा है? ये गधा। स्कूल गए होते 12वीं क्लास में तो पक्का पता होता। कॉलेज गए थे सर हम। चलो इधर ध्यान दो। अभी तुम एक फॉर्मूला पढ़े हो, वीडी इक्वल्स टू क्या? E/m × टाउ। ठीक है ना? एनर्जी ले जाने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नहीं है। एनर्जी कौन ले जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ना? एंड इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। समझे कि नहीं? करंट फ्लोज ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी transfer is carried by electric field, that travels with speed of light। समझे कि नहीं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ बिल्कुल। अच्छा इसको कैंसिल कर दे, लिखो। हो गया? तो जल्दी जल्दी लिखा करो यार, इतना धीरे धीरे नोट करते हो यार तुम लोग। अब तो तुम लोगों की मतलब ऐसे ही शेड्यूल हो गया ना कि रोज 3 क्लास लगेगी, 2-2 घंटे की। हाँ। आज तो शायद 2 ही क्लास होगी। हाँ। हाँ। बीच में गैप है क्या? नहीं मैं खाली नहीं हूँ यार, मेरा तो पूरा फिक्स है, मेरी 5 क्लास है दिन भर में आज। नहीं आज उनका ना वो हुआ है। हाँ। हम्म। कहाँ है? सैटरडे क्लास नहीं? अच्छा वो टेस्ट है ना, कोई बात नहीं। हाँ, अपन अपन 4 दिन में इसका एक पार्ट खत्म कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट से ज्यादा ही हो जाएगा। शायद पावर या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रह जाएगा, बस दोनों में से एक ही पार्ट रहेगा। हो गया? ठीक है चले आगे बढ़े। 15 फेब के बाद। हाँ। क्या चीज? पी और सॉल्ट एनालिसिस भी तो बचा है। सॉल्ट 2 लेक्चर में? पागल है क्या? सॉल्ट अगर ढंग से पढ़ने पे आ जाओ तो कम से कम मतलब गिरे हालत में सस्ते सस्ता लेवल पढ़ोगे तभी 6 लेक्चर लगेगा। भाई साहब अगर मेंस में सॉल्ट एनालिसिस आता था सारा, मतलब पल्ले ही नहीं पड़ता था, 12-12 लेक्चर पढ़ाते थे सब। पता नहीं क्या पढ़ाते थे भाई। चलो यहाँ तक कहानी क्लियर है?
अरे भाई यहां तक कहानी क्लियर है? पक्का जी? चलो ये देखो, सुनो भैया, अब मान लो अगला रिलेशन जो है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चा ये बताओ, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी जानते हो? आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी जानते हो? यस सर। मान लो हमने कहा कि एक हमारे पास सिलिंड्रिकल वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है, इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे V वोल्ट का और यहाँ पे 0 वोल्ट का। क्या करंट दौड़ेगी? अरे करंट दौड़ेगी ना। कैसे करंट किधर से किधर दौड़ेगी? करंट तो ऐसे जा रही होगी आई, और इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे, ऑपोजिट जा रहे होंगे, ऑपोजिट जा रहे होंगे। तो क्या हम जनरली इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से? अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, 0 से V, तो उसी का रिप्लेसमेंट है कि पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जा रहा होगा, V से 0। लेकिन यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं। क्लियर है ना? यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सेमीकंडक्टर्स वाला सीन नहीं है कि होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। यहाँ बस खाली कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो हम कह रहे हैं कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन के जैसे खूब सारे पॉजिटिव चार्ज थे, तो वो सारे पॉजिटिव चार्ज किधर दौड़ रहे होंगे? इधर दौड़ रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे ना। तो मान लो हम कह रहे हैं कि भैया, या इलेक्ट्रॉन से समझ लो, जिससे भी समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मान लो हम कहे कि टी टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, टी टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे। थोड़े टाइम बाद क्या डी टी टाइम में इलेक्ट्रॉन्स कुछ आगे चले जाएंगे? अरे जाएंगे ना। तो यहाँ पर जो समय हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा? टी प्लस डी टी। कितना ड्रिफ्ट किए हैं? डीएक्स। कितना ड्रिफ्ट किए? डीएक्स। मतलब ये जो करंट दौड़ी है, क्या इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट करने की वजह से दौड़ी? अरे बात समझे कि नहीं? और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट किए हैं, और हम इस बहुत छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं। बोलो पल्ले पड़ा। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो वो ये एरिया क्रॉस करके इस वाले एरिया इसके आगे आ गए हैं। ये क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ गए। क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये? नंबर इनका कितना होगा? अगर हम कहें इफ n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो I इक्वल्स टू डी क्यू में क्या लिखोगे? dn इंटू ई बाई डी टी लिखोगे। dn क्या है? ये वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ए एरिया क्रॉस करके आगे आए हैं। dn क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड फ्रॉम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ये जो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसपे हमने ये लाइन खींची है, पहली वाली लाइन, कौन से वाले समय पे? टी टाइम पे। कौन से वाले समय पे? कौन से वाले समय पे भाई? टी टाइम पे। हाँ थोड़ा ध्यान दो यार, ऐसे ऐसे तो ऐसे सड़े लेवल पे मुंह बना के कुछ समझने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगा। हम कह रहे हैं कि ये वो समय था, ये वो समय था जिस पर इलेक्ट्रॉन्स इसके इधर थे ना, कोई करंट दौड़ नहीं रही थी। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हुए कि नहीं हुए? हुए ना। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ये एरिया क्रॉस किए हैं, ये वाला एरिया। क्लियर? तो हमने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ये एरिया क्रॉस किए हैं तो यही रिस्पॉन्सिबल है करंट दौड़ाने के लिए। बोलो आके ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ने ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पार करके यहां आए हैं, कितनी देर में? कितनी देर में? डी टी टाइम में। यहाँ टाइम टी हो रहा था, यहाँ कितना हो गया? टी प्लस डी टी। तो यहाँ कितना समय लगा? डी टी। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार है करंट फ्लो कराने के लिए, क्या ये वही है? और यही है dn। क्या है? dn। तो I बराबर Q इंटू, आई बराबर क्या पढ़े हो? Q बराबर n इंटू ई पढ़े हो कभी? अरे भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? dn। तो कितना चार्ज गया? dn इंटू ई। dn को क्या लिखोगे? बोलो dn को क्या लिखोगे? dn क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ये ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। इन टाइम dt, इन टाइम dt। अब dn को समझना, क्या लिखेंगे? dn में क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय dv लिख सकते हैं। अरे भाई n क्या है? dn बाई dv ही तो है। क्या पढ़े हो?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम क्या लिख रहे हैं, dn बराबर n इंटू डीवी, और dv लिखना है तो हम लिख सकते हैं a इंटू dx। बोलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया a, और लेंथ कितना हो गया dx। अरे हो गया ना, बस ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो। देयरफॉर I बराबर क्या मिल जाएगा, बोलो dn की जगह क्या लिख सकते हैं, n इंटू ए इंटू डी एक्स इंटू ई डिवाइडेड बाई डी टी। और dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी ना। तो क्या हो गया, एन ई ए वी डी। तो समझ आया कि नहीं, वी डी बराबर हम क्या लिख ले रहे हैं, डी एक्स बाई डी टी। समझे कि नहीं, नहीं आया। आई बराबर क्या हो गया, एन ई ए वी डी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा सोचो, ये बताओ, ये बताओ, जे पढ़े हो, जे, जे इक्वल्स टू क्या होता है, आई बाई ए। तो यहां देखोगे तो क्या मिलेगा, एन ई वी डी। नहीं आया, एरिया से एरिया कट जाएगा ना, तो क्या बना अपने पास, एन ई वी डी। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। खत्म बात। रफ्तार, इलेक्ट्रॉन की रफ्तार वीडी है और करंट की रफ्तार 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि एनर्जी कौन लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रफ्तार से दौड़ रही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी है, पक्का जी। क्या ये कहानी समझ आई, टी टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स यहां से dt टाइम में क्या इस एरिया को क्रॉस करके इतने इलेक्ट्रॉन्स आगे आ गए। जो इलेक्ट्रॉन्स आगे आए हैं क्या उन्होंने ही करंट दौड़ाई है। तो हम क्या लिख रहे हैं, आई बराबर हमको क्या पता है, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी एन इंटू ई बाई डी टी। और डी एन क्या होगा, एन इंटू डी वी। एन इंटू एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो एन इंटू डीवी को क्या ए इंटू डी एक्स लिख सकते हो। और डी एक्स बाई डी टी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। खत्म बात। समझ आया, आसान है यार, कुछ खास बात नहीं है। तो करंट डेंसिटी हो गया एन ई ए वी डी, और जे हो गया एन ई इंटू वी डी। वीडी का एक फॉर्मूला पढ़े हो अभी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या पढ़े हो, जे बराबर, बोलो बोलो, एन ई वी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, ई ई बाई एम इंटू। अरे ये तो पढ़े हो, क्लियर है, पढ़े हो ना। तो यहां से क्या बना बोलो तो, बोलो जे बराबर क्या बना, एन ई स्क्वायर। हाँ भाई बोलो, क्या 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 क्या, ई बाई एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ इंटू ई लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा, अभी जरूरत पड़ेगा आगे। मतलब एक चीज समझेंगे, जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर इस टर्म की हमको बहुत जरूरत पड़ेगी। याद रख रहे, जे बराबर क्या, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। अभी आगे पढ़ने को आएगा। तो जे बराबर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो लिखा जाता है सिग्मा इंटू ई, वेर सिग्मा इज, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। अभी आगे आएगा तो तुम्हारे और दिमाग खोलेगा ये, ठीक है। यहां तक डन, चलो लिख लो, जल्दी लिखो। कठिन तो नहीं लग रहा चैप्टर, आगे भी नहीं लगेगा, आगे और आसान हो जाएगा। मुझको तेरे सबसे करीब। हो गया हो, हाँ हाँ, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये dx तुमको देखने में बहुत छोटा लगेगा, dx को हम छोटा मान रहे हैं, बट इतनी dx की लेंथ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
समझ रहे हो ना? तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस चला dx और टाइम लगा dt, तो dx बाई dt। क्योंकि अगर आप इसको मैकेनिक्स से रिलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि dx बाई dt तो इंस्टेंटेनियस होता है, और vd का नाम क्या है? एवरेज। बट ये जो dx डिस्प्लेसमेंट है वो बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, इस कंडक्टर में बहुत छोटा है ना? लेकिन इलेक्ट्रॉन सोचो कितने साइज का है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास देख रहे हो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि दिखाई ही नहीं देता है, तो उसके लिए क्या dx बड़ी लेंथ हो जाएगी ना। पास्ट फ्रॉम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इस ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं कितने टाइम में? dt टाइम में। यहाँ टाइम t हो रहा था, यहाँ कितना हो गया? t प्लस dt, तो कितना समय लगा? dt। जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, तो दिल जवा सारा हो गया, शिकारी खड़िया शिकार हो गया। हो गया भैया? चले आगे बढ़ा जाओ, देख लो, चले आ जाओ। देखो अब एक बात सुनो, एक और टर्म होता है, इसका नाम होता है मोबिलिटी। क्या नाम होता है? मोबिलिटी। सस्ता सा टर्म, कुछ है नहीं, बस खाली छोटा सा फॉर्मूला है, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से। किससे डिनोट करते हैं भाई? से, म्यू से। और इसको लिखा जाता है वी डी बाई ई। म्यू इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? वी डी बाई ई, वी डी बाई ई। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ इसका यूनिट क्या लिखोगे? यूनिट ऑफ म्यू ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की रफ्तार इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कितनी है। ठीक है, इसी को मोबिलिटी बोलते हैं, कि किसी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी ज्यादा है, मतलब कितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो कितनी ज्यादा रफ्तार गेन कर सकता है, वो बताता है उस कंडक्टर की मोबिलिटी। तो वीडी का यूनिट क्या हो जाएगा? बोलो, मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर लिख लें? क्या लिखें? एक उसमें तोड़ दो ना, न्यूटन पर कुलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर कुलाम। तो न्यूटन को तोड़ दो, मीटर पर सेकेंड। न्यूटन को तोड़ दो तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? कुलाम। ऊपर लेके जाओ, क्या होगा? क्या मीटर से मीटर कट जाएगा? मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितना? किलोग्राम मीटर, और ऊपर कितना? सेकेंड स्क्वायर, और क्या? और कुलाम। क्या सेकेंड से स्क्वायर कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा भाई? किलोग्राम की पावर -1 सेकेंड, और क्या? कुलाम। क्या ये यूनिट हो जाएगा? अच्छा, यूनिट ऑफ म्यू। डायमेंशन लिखना होगा तो डायमेंशन ऑफ म्यू क्या लिखोगे? m-1 t, और कुलाम का क्या होता है? at, t2, और ये कितना? a। m-1 t स्क्वायर a, m-1 t स्क्वायर a। समझ आए? समझ आया? देख लो, ठीक, खत्म बात। डायमेंशन ऑफ म्यू हो गया। वैसे इसको जनरलाइज लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, तो ये हो जाता है कि वोल्ट की पावर -1, और इसका हो गया अपने पास कितना? मीटर स्क्वायर, और सेकंड की पावर -1, और कुलाम। ऐसे भी लिखा जाता है। वोल्ट पर मीटर में तो कुलाम नहीं आएगा, बस। हाँ, क्या चीज? हाँ, प्रॉपर्टी है वो मटेरियल की, ठीक है ना। वीडी बढ़ाओगे तो क्या होगा? ई भी बढ़ जाता है। जैसे रेशियो होता है ना रेजिस्टेंस, वो स्पेसिफिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या पढ़ते हो? वी बाई आई। वी बढ़ाओगे तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा? नहीं, वी बढ़ाओगे तो आई बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं। ठीक है ना। वैसे ये म्यू है, ये मटेरियल का कांस्टेंट है, ठीक है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। म्यू क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे वीडी इक्वल्स टू क्या पढ़े हो? बोलो, ई बाई एम इंटू टाउ, यही तो पढ़े हो ना। तो वी डी बाई ई क्या हो जाएगा? ई बाई एम इंटू टाउ, यही तो होगा ना। यही तो म्यू है तुम्हारा। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ये सब मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, ये सब एक कांस्टेंट है। मटेरियल चेंज हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, मटेरियल चेंज हो जाएगा तो ई और एम तो चेंज हो नहीं सकता, क्या चेंज होगा, रिलैक्सेशन टाइम। अरे क्लैरिटी है ना, हाँ, बस खत्म बात। तो इसको बोलते हैं म्यू। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम वीडी बढ़ा रहे हैं तो हमारा ई बढ़ जाता है। अरे क्लियर है ना, इस म्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, बस। अच्छा, जे का फॉर्मूला क्या पढ़े, जे का फॉर्मूला क्या पढ़े हो अभी, आई बाई ए, आई बाई ए, और आई बराबर एन ई ए वी डी। तो एन ई क्या वी डी पढ़े हो, तो जे बराबर यहां से ऐसे भी लिखा जाएगा, एन ई वी डी को क्या लिख सकते हो, म्यू इंटू ई लिख सकते हो, एन ई इंटू म्यू इंटू ई, और एन ई म्यू को भी सिग्मा लिख लेते हैं। तो जे बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू ई। तो सिग्मा के दो फॉर्मूले हो गए, एक क्या हो गया, एन ई इंटू म्यू, और एक क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो, एक क्या हो गया, हाँ, एम ई स्क्वायर बाई एन ई स्क्वायर, एम ना, कहाँ रहा, एम रहा भाई, हाँ, एन ई स्क्वायर बाई टाउ इंटू एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ये कंडक्टिविटी के दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना। यही रेजिस्टिविटी बदल जाएंगे आगे चल के, इसी का नाम पड़ जाएगा रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, एनी इंटू म्यू या एनी स्क्वायर इंटू टाउ बाई एम, एनी इंटू म्यू या एनी स्क्वायर टाउ बाई एम। मोटा मोटा ये बेसिक बेसिक चीजें आज हम लोगों ने इतनी पढ़ डाली, ठीक है ना। इसके बाद हम एंटर करते हैं ओम्स लॉ में। तो देखो क्या क्या हो गया आज के दिन पे, तो अभी रुक जाओ, अभी लिखवा देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बताओ, आई इक्वल्स टू क्या पढ़े हो, डी क्यू बाई डी टी। अरे यही तो पढ़े हो, या यहां से डी क्यू बराबर क्या आई डी टी लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो ना, दोनों काम कर सकते हैं अपन। फिर उसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, वी डी इक्वल्स टू क्या, ई बाई एम इंटू टाउ, या फिर ई वी बाई एम एल इंटू टाउ। यही तो पढ़ा है ना, यही पढ़ा है ना। फिर क्या पढ़े, आई बराबर एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। अरे क्लियर है ना। करंट डेंसिटी भी सीखे, जे इक्वल्स टू क्या, आई बाई ए, या आई बराबर एक फॉर्मूला ऐसे यूज कर सकते हैं, जे डॉट डी ए। अरे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो यहां से करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना है, एन ई वी डी, एन ई वी डी। और जब वी डी की वैल्यू इसमें रख दी है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, तो एन ई स्क्वायर इंटू टाउ बाई एम इंटू ई, आया कि नहीं आया। और एक और फॉर्मूला पढ़े हम लोग, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, वी डी बाई ई। तो जे बराबर और क्या लिख सकते हो, एन ई म्यू इंटू ई, एन ई इंटू म्यू को भी क्या लिख लेते हैं, सिग्मा, लिख लेते हैं ना। तो जे बराबर सिग्मा इंटू ई, और यहां भी जे बराबर क्या, सिग्मा इंटू ई। सिग्मा का वैल्यू बोलो, सिग्मा को क्या बोल रहे हैं अपन, सिग्मा को क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी ना। कंडक्टिविटी के दो फॉर्मूले, एक हो गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और एक फॉर्मूला क्या होगा, एन ई इंटू म्यू, यही तो है, एन ई इंटू म्यू। म्यू क्या है, म्यू क्या है, म्यू क्या है, मोबिलिटी ना। इतनी बात पढ़े आज के दिन पे, अरे पढ़े ना, क्लियर है क्या, पक्का जी। देखो सवाल क्या कह रहा है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आर फ्लोइंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, देन द करंट विल बी। आई बराबर यूज करोगे क्या, हाँ, वीडी दिया नहीं है, वीडी दिया नहीं है, हाँ, आई इक्वल टू सिंपल यूज कर लो क्या, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, डीएन इंटू ई बाई डी टी। डीएन बाई डी टी दिया हुआ है, देखो डीएन बाई डी टी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अरे 10⁶ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ना, फ्लोइंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कितना, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, देन द करंट विल बी। इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए हैं पर सेकेंड, तो आई बराबर कितना हो जाएगा बोलो, डीएन बाई डी टी की जगह क्या लिखते हैं, 10⁶, और ई कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो कितना होगा, है क्या होगा, 1.6, 19 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस -13 एम्पियर। एरिया देख रहे हो, खाली फंसाने के लिए दिया है, ताकि तुम सोचो कि एनईए वीडी लगाएंगे। तो बात समझे ना, हाँ, बस केवल फंसाऊ सवाल था, अच्छा सवाल था, ये आसान सवाल नहीं है।
बस ये तुम एक बार में सोच पाओ, ये इतनी आसान बात नहीं है। ठीक है, हमको देखो इतने चार्जेस पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं ना। और पर सेकंड दे दिया है, मतलब ये क्या है, डी क्यू बाई डी टी, वही तो करंट है। वही तो करंट है। हाँ, एक ओलंपियाड का क्वेश्चन था, द मिनिमम करंट दैट कैन फ्लो इन 1 सेकेंड। 10वीं क्लास के ओलंपियाड का क्वेश्चन था। बस इतना ही क्वेश्चन था, मिनिमम करंट दैट कैन फ्लो इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में सबसे छोटी करंट क्या हो सकती है? एक इलेक्ट्रॉन जो दौड़ा हो। क्लियर है ना? एक इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ई एम्पियर। क्या भाई साहब, ई एम्पियर। 1.6 इंटू 10⁻⁻90। क्लियर है ना? हाँ, बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं कि आई मिनिमम अगर हमको कभी पूछ ले किसी क्वेश्चन में इन जनरल, आई मिनिमम इन 1 सेकेंड, तो क्या लिखोगे, आई मिनिमम बराबर कितना, क्यू बाई टी ना। और क्यू की जगह क्या लिख लोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर। अरे क्लियर? और सवाल देखो, ये क्या कह रहा, देयर आर, क्या क्या दे रखा है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, एन। द करेंट इन द वायर कितना, 0.21 एम्पियर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है। then the drift velocity of electron in a copper wire of 1 millimeter square cross section will be। कर पाओगे? क्या फॉर्मूला लगाओगे, आई बराबर एन ई ए वी डी ना। हाँ लिखो, आई बराबर एन ई ए वी डी। आंसर बताओ क्या आएगा। सारी यूनिट्स ढंग से रखना, खतरनाक हो तुम लोग, यूनिट में भी गलती कर देते हो। सी आएगा 1.56। क्लियर है ना? आएगा कि नहीं आया? 1/64 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना, 22 और 19, 22 में से 19 जाएगा तो, 22 में से 19 जाएगा तो 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10⁻3। ठीक है, और कौन सा बचा, और 64 है ही है। तो 1.56 इंटू 10⁻⁻5, 22 हो गया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 हो गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब थे, तो पर मीटर क्यूब किया तो 10⁻6। हाँ,
10⁻3। हाँ वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। हाँ -3 हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा 0.0 के टर्म में जाएगा। हाँ ठीक है, 1.56 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वीडी। और बोलो, और सवाल देखो, ये बनाओ, ये लो। कह रहा स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज। जैसे मान लो अगर हम तुमसे कहें नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हम कह रहे पाइप ऐसी है, पाइप ऐसी है, क्लियर? क्या सेम रहेगा? करंट सेम रहेगा। अरे भाई पानी बहता है ना, करंट तो एक फ्लो है ना, तो पड़े होगे फ्लूइड्स में जितना पानी एंटर करेगा उतना ही पानी तो बाहर आएगा, तो जितनी करंट जाएगी उतनी ही तो बाहर आएगी। करंट सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। तो यहां से एक रिलेशन पढ़ लेना, करंट सेम रहेगा। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? वीडी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरे सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रफ्तार कितनी? VD1। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, इलेक्ट्रॉन की रफ्तार कितनी? VD2। तो क्या सेम है? जो करंट I1 होगा वही करंट तो I2 होगा, दोनों में करंट सेम होगा। NEAVD होता है, NEAVD होता है ना, तो क्या A1 इंटू VD1 बराबर A2 इंटू VD2 लिख सकते हो क्या? और ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी तो सब बदल जाएगा, बदलेगा ना, जितनी डिपेंडेंसी है सब बदल जाएगी। करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, केवल करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी। बात समझ रहे हो ना? दूसरा क्या? केवल ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड तो होगा ही नहीं, करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड नहीं होगा, क्या होगा? केवल करंट ओनली, केवल करंट ओनली। अच्छा सवाल है, ठीक है ना, इसको जरूर नोट्स में डाल लेना। ये सवाल देखो, कह रहा है टू वायर्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन आर but of different material are connected together end to end in series. If the density of charge carrier in the two wires are in the ratio 1:4, the drift velocity of electron in the two wire will be in the ratio. Drift velocity किस रेशियो में होगी? सोचो, दो वायर्स हैं, दो वायर्स हैं, एक का रेडियस कितना है? R, टू वायर्स ईच ऑफ रेडियस कितना? R, 4:1। दोनों का रेडियस सेम है लेकिन दोनों वायर अलग अलग हैं। सोचो, कितना बढ़िया सवाल बनाया, इसमें से भर दिया। अब हम कह रहे हैं, बच्चा क्या कह रहे हैं कि दोनों का रेडियस कितना है? R है। क्या अलग है दोनों का? बट डिफरेंट मटेरियल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड टू एंड इन सीरीज इफ द डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन द टू वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। मतलब इसमें N1 है और इसमें क्या है? N2 है, तो N1/N2 कितना दे रखा है? 1:4। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? करंट तो दोनों में सेम रहेगा, तो I बराबर क्या होता है? NEAVD, क्या? NEAVD। तो क्या क्या अलग है? N1, E और A सेम है, और VD1, और यहाँ क्या? N2EAVD2। क्या इससे ये कट जाएगा? अरे कटेगा ना, तो क्या बनेगा? N1VD1 बराबर N2VD2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो क्या हो जाएगा? 4:1। समझ गए? अच्छा सवाल था, मतलब ठीक है, क्लियर है। और देखो अगला क्या है? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। हो गया ना, ये तो पढ़ा दिया ना। अरे यार, और स्लाइड कहाँ गई? ओम्स लॉ तो पढ़ेंगे अभी। ये देखो, पहले ये सवाल बनाओ, एनसीईआरटी का है, अच्छा सवाल है। देखो क्या कह रहा, पढ़ो। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ? क्या करंट दिया हुआ है? क्या निकाल पाओगे? Assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. The density of copper is 9 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube and its atomic mass is 63.5 U. सबसे पहले तो ये बताओ क्या निकालना है इसमें? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा केमिस्ट्री लगेगा। मोलैरिटी मोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब बेसिक। भाई क्या कह रहा है? Assume that each copper atom contributes roughly
वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, एक एटम से कितना कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आएगा? एक। कितने टोटल, कितना मास है टोटल? डेंसिटी दिया हुआ है ना, डेंसिटी दिया हुआ है ना, पर मीटर क्यूब। तो भाई डेंसिटी तुमको पता है, तो तुमको निकालना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या होता है? डीएन बाई डीवी तो होता है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना, यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है? यूनिट वॉल्यूम निकालना है ना। अब यूनिट वॉल्यूम को भूल जाओ, मास देखो, एक यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है? 9 × 10⁻³ यही तो है ना। कितने एटम्स होंगे इसमें? कितने नंबर ऑफ मोल्स होगा पहले वो तो निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे भाई? 63। सोचो, वही ध्यान देना है ना भैया, ये किलोग्राम में है। ये तुमको 63.5 दे रखा है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स का जो गेन है इसमें वो क्या है? 63.5 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल तो क्या लिखोगे? क्या किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 63.5 इंटू 10⁻³ ग्राम की जगह अब क्या हो गया? किलोग्राम पर मोल। ये मोल ऊपर चला जाएगा, ये तुमको मिल गया एन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। क्या मिल गया? नंबर ऑफ मोल्स। देखो अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है भाई। यहां से क्या मिल गया तुमको? नंबर ऑफ मोल्स। अरे मिला ना। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन डाल देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन डाल देते हैं। क्या भाई, कुछ लग रहा है तो बता। अब क्या करें भाई? क्या ये ऊपर चला जाएगा? कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे? कितने नंबर ऑफ मोल्स भाई? 9 डिवाइडेड बाई 63.5, और यहाँ पे कितना? 10⁶ मोल। केजी से केजी कट जाएगा। इतना मोल मिला तुमको। इतने मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स? हाँ, Na। तो क्या उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 10⁶ इंटू कितना? 6.023 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बहुत ज्यादा है। यह नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इससे क्या बनेगा? I इक्वल्स टू NeA/VD। मतलब दुनिया भर की कैलकुलेशन है, बट ये सब सवाल ऐसे होते हैं कि जो आपके दिमाग को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बट इसका बी पार्ट पढ़िए। कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड विद द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। क्या होता है फॉर्मूला? किसी भी टेम्परेचर पे क्या फॉर्मूला होता है? V बराबर 3RT/m0। इसी को तो VRMS बोलते हैं यार। इससे कंपेयर करने के लिए कह रहा। दूसरा कह रहा, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट ऑफ मोशन। ये इंपॉर्टेंट सवाल ये है। स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। कितनी रफ्तार से चल रही इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, और यही कारण है करंट को इतना ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ाने का। समझे कि नहीं? यहां से तुमको क्या मिल गया? एन मिल गया। एन मिल गया ना। अब घर पे अपना आराम से थोड़ा मन करे कैलकुलेशन करने का, तो आई बराबर क्या? NeA/VD। वैल्यू डाल के निकालते रहना। ठीक। और देखो, ये सवाल बहुत दमदार है। ये एनसीईआरटी के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल 3.1 पे बेस्ड है, बट जो काम का है वो अपन देखेंगे। कह रहा था इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इज एस्टिमेटेड टू बी वेरी फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। जब हम वीडी निकालेंगे तो हमको कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड में मिलेगा। फॉर करंट इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स, हाउ देन इज करंट एस्टेब्लिश्ड ऑलमोस्ट द इंस्टेंट एज अ सर्किट इज क्लोज्ड। सवाल समझ आए? अंग्रेजी नहीं आती बे तुम लोगों को। कह रहा था इलेक्ट्रॉन्स टू बी ओनली फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाली वो कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड की वैल्यू में निकल कर आया। फॉर करंट इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स, मतलब 0.21 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर की करंट फ्लो कराने के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। ठीक है ना? हाउ देन, कैसे? करंट एस्टेब्लिश ऑलमोस्ट द इंस्टेंट एज अ सर्किट इज क्लोज्ड। जैसे स्विच ऑन करते हो तुरंत करंट आ जाती है। कैसे? क्योंकि इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। समझे कि नहीं?
दूसरा कह रहा है द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेज ड्यू टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बट फोर्स शुड कॉज एक्सलरेशन व्हाई देन डू द इलेक्ट्रॉन्स अक्वायर्स अ स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। बोलो 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 बोलो, क्या हो रहा है? इनका जो मीन फ्री पाथ है जिसमें वो चल रहे हैं वो बहुत छोटा है। बात समझ रहे हो ना? जो उनका फ्री पाथ है वो बहुत छोटा है, तो उस मोशन में वेलोसिटी का जीरो से मैक्सिमम होना और फिर मैक्सिमम से जीरो होना ये बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, सब एक एक लाइन इसमें जो लिखी है सब डिस्कस कर चुके हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, ड्रिफ्ट भी बहुत छोटा है, फिर भी हम इतनी ज्यादा करंट कैसे पा जाते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। अरे बात समझ रहे हो ना? एक ही मोल में अगर तुम देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझ पा रहे हो ना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से हम ज्यादा करंट गेन कर पाते हैं। डी कह रहा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फॉर लोअर टू हायर पोटेंशियल डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? बोलो बोलो बोलो। When electrons drift in metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? नहीं, they are moving in a zigzag direction, but drifting towards higher potential. समझे ना? सब जा रहे, सब चल रहे हैं, लेकिन सब कैसा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? जिगजैग, बट ड्रिफ्ट किधर हो रहे हैं? हायर पोटेंशियल की तरफ। लोअर से हायर जा रहे हैं ना, हायर पोटेंशियल की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ना कि हायर पोटेंशियल की तरफ दौड़ रहे हैं। क्लैरिटी है ना? हाँ हाँ बोलो। हाँ बताओ। किसमें? एनसीईआरटी वाले में? हाँ। अरे गधेड़े, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये देख क्या पढ़ा। अज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी करंट फ्लो कराएंगे भाई, वही इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो कराएंगे ना जो मूव करने के लिए जिनको अलाउंस मिलेगा। जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है वही वही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बगल में होगा उसको उड़ाना कहाँ पॉसिबल है? नहीं, उठेगा ही नहीं वहां से वो, क्योंकि वो बहुत स्टेबल है। समझ रहे हो ना? इस वजह से बन लिया। बताओ, डी वाली बात समझ आई? When electrons drift in metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? They are drifting in the same direction. They are not moving in the same direction. क्यों? क्योंकि क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, मोशन हो रहा है जिगजैग, बट वो ड्रिफ्ट किधर कर रहे हैं? किधर? लोअर टू हायर पोटेंशियल, बट दौड़ नहीं रहे हैं उधर। अरे बात समझ रहे हो ना? खिसक रहे हैं, मतलब मैं कैसे भी दौड़ रहा हूं, बस यहां पहुंचा तो थोड़ा आगे पहुंच गया। ठीक। ई देखो, आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन विद द पॉजिटिव आयन ऑफ द मेटल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सिचुएशन में बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मोशन कैसा है, चाहे प्रेजेंस हो चाहे एब्सेंस हो, किसी में भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। अरे क्लियर है ना? बात समझ रहे हो ना? कैसा मोशन होगा? दोनों में जिगजैग मोशन होगा। अब ये देखो, कह रहा है कि करंट ऑफ 10 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इतना, देन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ईच क्यूबिक मीटर ऑफ द वायर। क्या निकाल सकते हो? क्या निकालोगे? हाँ, क्या निकालना? आई बराबर एन ई ए वी डी ना। आई कितना गिवन है? 10। एन कितना गिवन है? अरे बोलो, एन निकालना है। अच्छा, और क्या गिवन है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नहीं, 10⁻⁻19। अरे लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 5 मिलीमीटर स्क्वायर। हाँ, 5 × 10⁻⁻6, और यहाँ पे हो गया डी वी डी। ठीक है ना? 16×5 = 80। 8 को 10 से कौन सा आंसर आएगा? डी। डी बी आएगा। कैसे हो? 1.6। हाँ हाँ हाँ, 16×9 कितना? 625 नहीं होगा? किसका किसका किसका? 6.25 ही होता है भाई। तो 6.25 ही हो गया, तो फिर 5 से डिवाइड करोगे 625 कहां बचेगा? 5 मिलीमीटर स्क्वायर है भैया। किसका? वीडी दिया हुआ है। अच्छा, 5×10 कर दिया। ओ वीडी का वैल्यू तो दिया ही है। ठीक है, वीडी कितना?
2 इंटू 10⁻³ अरे हो गया ना। 1 डिवाइडेड बाई 1.6 होता है, 625 होता है, 6.25 होता है। अरे क्लियर है ना, एन आ जाएगा यहां से। सॉल्व कर लोगे 6.25 इंटू 10⁻25। और देखो डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर m-1 T2a, क्या बी हो जाएगा? अरे बी हो जाएगा। हाँ ये देखो, अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, a constant potential difference is applied, the quantity which remains constant along the conductor, current density, current, drift velocity, electric field, कौन कांस्टेंट रहता है? करंट ना। करंट डेंसिटी तो चेंज हो जाएगा, J इक्वल टू आई बाई ए हो जाएगा, एरिया पे डिपेंडेंट है। यार आसान सवाल है भाई, ये देखो तो कह रहा करंट I flowing through a wire of diameter d having drift velocity vd in it, what will be the drift velocity when the diameter of the wire made d by 4? डायमीटर d by 4 कर दिए, 4 चौको 16, कितना हो जाएगा? 16 vd हो जाएगा। समझ आया? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, a1 v1 बराबर a2 क्यों ऐसा कर पाए? क्योंकि दोनों में करंट सेम है ना यार, I1 बराबर I2। तो यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अपने पास a1 कितना है? मान लो पाई डी स्क्वायर इंटू वी1, और a2 कितना है? पाई डी की जगह क्या लिखोगे? d/4। तो कितना हो जाएगा? d²/16 इंटू वी2, कट गया। तो v2 बराबर कितना हो जाएगा? 16v1। 16v1 क्लियर। और देखो, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मोबिलिटी। इन मोबिलिटी क्या निकाल सकते हो? मोबिलिटी क्या निकालना है वे? सीधा है भाई, कैसा रद्दी सा एग्जाम होता है वे तुम लोगों का। म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई ई, सब दिया हुआ है, जो भी आ जाए। ए आएगा, वी 4 और 10, 10 में से 4 गया तो 6 प्लस 6 आएगा ना। डी आएगा 2.5 इंटू 10⁻6। ये देख, नीट 2022, कॉपर वायर ऑफ लेंथ कितना? 10 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अच्छा रेडियस दे रखा है, हैज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 10 ओम, द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वोल्ट पर मीटर। अच्छा अभी ये पढ़े नहीं है, अभी रेजिस्टेंस नहीं पढ़े है ना, कोई बात नहीं। ये भी क्या है? रेजिस्टेंस का सवाल है ना, अभी रेजिस्टेंस पढ़े नहीं। टाइम भी हो गया क्या? कितना टाइम? तो 10:30 का है ना मुझसे। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग तो बहुत जल्दी रहता है। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये बताओ क्या ये फॉर्मूला याद है? आई बराबर एन ई ए वी डी, याद है भाई? आई बराबर एन ई ए वी डी, वी डी की जगह क्या लिख सकते हो? क्या वी डी बराबर तुमको एक फॉर्मूला और याद है, ईवी बाई एम एल इंटू टाउ, याद है ना? हो ये वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो आई बराबर कितना? एन ई स्क्वायर ए इंटू वी, वी इंटू टाउ भी तो ऊपर जाएगा, एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ इंटू वी डिवाइडेड बाई एम एल। आई बाई वी जानते हो क्या हो जाएगा? एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ बाई एम एल। वी इक्वल्स टू आई आर पढ़े हो? अभी आगे आएगा अभी, बट इतना तुमको जानना है कि वी इक्वल्स टू आई आर होता है, होता है ना। तो आई बाई वी को क्या वी बाई आई करोगे? वी बाई आई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, और वी बाई आई को क्या लिख सकते हो? आर। तो आर अपॉन एम एल इंटू एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ लिख सकते हैं। अब सोचो, अब यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चा, आर बराबर तुमको क्या मिला है? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए। अरे है ना, देखो मास कांस्टेंट होता है कि नहीं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। क्या ये सब मटेरियल की प्रॉपर्टी है? अरे है कि नहीं है? इसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो एल बाई ए। रो क्या मिला है? एम अपॉन एन ई स्क्वायर, बोलो बोलो बोलो, एम अपॉन एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ये मिला है ना। अच्छा याद करो कंडक्टिविटी,
बोलो बोलो बोलो, पढ़े हो ना? अरे भैया, क्या पढ़े हो? बोलो तो। एनी स्क्वायर इंटू टाउ बाई एम। इसी वजह से कहा गया कि रेजिस्टिविटी इज ऑपोजिट ऑफ कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज ऑपोजिट ऑफ कंडक्टिविटी। अरे क्लियर है क्या? ये रो हो गया, तो सिग्मा क्या हो जाएगा बच्चा? एनी स्क्वायर टाउ बाई एम। दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाई रो, या रो इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा। समझ आए? पक्का जी? अच्छा, एक बात और ध्यान से देखो कि ये रो जो है ना, इस रो का नाम है, क्या नाम है? रेजिस्टिविटी, या दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अरे पूछे कि नहीं बात? रो का नाम क्या है भैया? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी क्या है भाई? फॉर्मूला क्या है? एम अपॉन एनी स्क्वायर इंटू टाउ। हाँ हाँ, एनी स्क्वायर इंटू। अरे क्लियर है क्या? क्या ये डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ई। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। इसको डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना? रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ, बोलो बोलो बोलो, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड क्या भाई? इंडिपेंडेंट ऑफ किस पर इंडिपेंडेंट होती है? डायमेंशन पर। क्लियर है क्या? लेंथ कुछ हो, एरिया कुछ हो, ब्रेड्थ कुछ हो, कोई फर्क पड़ता नहीं। सोचो, ये बताओ, अगर हम कहें हमारे पास एक फॉर्मूला है आर बराबर रो एल बाई ए, जिसको हम लिख रहे हैं एम एल अपॉन एनी स्क्वायर ए इंटू एम अपॉन एनी स्क्वायर ए इंटू टाउ। यही तो लिख रहे हैं ना? लिख रहे हैं ना? सोचो, अगर हम कहें हम अपना लेंथ बढ़ा दिए तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस घट जाएगा ना? बताओ, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा? रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस क्या डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है? सोचो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? हाँ निदा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस of a conductor depends upon the direction of current flowing in the conductor. True or false? True or false? False है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये देखो, हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसे क्यूब है, क्यूबॉइड, करंट ऐसे दौड़ रही है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आर बराबर क्या लिखोगे? रो एल बाई ए ना? रेजिस्टिविटी तो रो हो गया, लेंथ कितना? ए, और एरिया कितना? बी सी। अरे हो गया ना? अब करंट ऐसे दौड़ रही है, तो ऐसे दौड़ रही है, तो आर बराबर क्या लिखेगा? रो बी बाई ए सी। गाधा, नहीं आया? डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा ना? रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। छोटी छोटी बात है, टेम्परेचर पर तो करेगा ही करेगा भाई। क्या यहां तक बात समझ आई? कुछ नहीं किया, बस एज इट इज जो पुराना अभी तक पढ़े उसी से जोड़ के एक नया टर्म बना दिया। टर्म का नाम क्या रखा? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? एम एल अपॉन एनी स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए। अरे क्लियर है? पल्ले पड़ रहा है? बस आसान है यार। अब सोचो, अब सोचो अगला, टेम्परेचर। फॉर्मूला क्या है? आर बराबर, बोल बोल बोल, इसी वजह से बार बार लिख रहा हूं, एम एल अपॉन एनी स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए। अरे है ना? अगर हम, और रेजिस्टिविटी का या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? एम अपॉन एनी स्क्वायर इंटू टाउ। यही तो है ना? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन ज्यादा तेज होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं ना, तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस, तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टिविटी
वो भी बढ़ेगी। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है ना, अरे पल्ले पड़ रहा है, रेजिस्टिविटी बदल रही है तभी रेजिस्टेंस बदल रहा है। क्लियर है, पल्ले पड़ा यहां तक बस। अब वही पुराना काम, थर्मल एक्सपेंशन याद है क्या पढ़े थे? dl is directly proportional to L नॉट, dl is directly proportional to dt, दोनों को कंबाइन करते तो dl बराबर अल्फा L नॉट dt लिखा करते थे ना। अल्फा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ना, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सेम एज यहां पे चलता है कि रेजिस्टेंस जो बदल रहा है ना dr, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था। और दूसरी बात क्या कि कितना ज्यादा आपने टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई किया है। तो dr बराबर कितना होगा? आर नॉट एल्फा dt, और एल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल थर्मल रेजिस्टेंस। अरे क्लियर है, कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल थर्मल रेजिस्टेंस। अच्छा dr को क्या लिख सकते हो? बोलो dr को क्या लिख सकते हो? अगर मेरा अल्फा कांस्टेंट है, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, जो कि होगा ही, तो dr बराबर क्या लिखोगे? r माइनस आर नॉट एल्फा डी टी डेल्टा टी। तो r बराबर कितना हो जाएगा? आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सेम एज रेजिस्टिविटी, रो बराबर रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अरे क्लैरिटी है? लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ध्यान से सुन, रेजिस्टिविटी क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी है? लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ने वाला, एरिया से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे क्लैरिटी है क्या? टाइम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी। अरे क्लियर है क्या? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। अरे सही है ना? हाँ, बस इतनी मोटी मोटी बातें, और यहीं से हम अपना आगे का लेक्चर कल स्टार्ट करेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे और इस पर थोड़ी बातें करेंगे। ठीक है ना? मतलब अच्छा खासा पोर्शन आज हमने कवर किया। 2 घंटे की क्लास का यही फायदा होता है, थोड़ी बड़ी क्लास हो जाती है। क्लियर है ना? तो अगली वाली क्लास में मिलते हैं, थोड़े और सवालों के साथ, थोड़े और कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक, चल एंजॉय करो। समझ आया करंट समझ आया? हाँ, आगे बहुत आसान है। मॉड्यूल दे दो जरा, तो मॉड्यूल दे दो, ले लो। हाँ भाई, आ जाओ जरा, तो एक्सरसाइजेस में आ जाओ। तो पहला, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 तक। वैसे चाहोगे तो ये सब भी बना ही लोगे, 22 तक तो बहुत आराम से बन जाएगा। थोड़ा पढ़ना है, ओम्स का पढ़ लेंगे, बट 1 से 15 ही सवाल है, तुम 15 बना लेना। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही टाइम मिलेगा तुम 15 क्वेश्चन बनाना, तो रह जाएगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे।